मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपके जितने भी सुझाव हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कृपया करके आप कमेंट्स में अपने सजेशन हमें ज़रूर दें, हमारी कमियां ज़रूर हमें बताएं ताकि हम सुधार कर कर आपके लिए बेहतरीन चीज़ पेश कर पाएं। मेरे बच्चे, सी सेट 2017 में 26 सवाल आए हैं और वो 26 के 26 सवाल रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में ये रहे। कह रहा है सर्टेन 3 डिजिट नंबर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर। कहता है 3 डिजिट की संख्या है जिसमें कुछ करेक्टर है। ये 3 करेक्टर है। पहला करेक्टर है कि ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, कि तीनों के तीनों अंक अलग अलग है। मतलब तीनों अंक अलग अलग है तो पहला ए डिजिट है तो दूसरा बी तो तीसरा सी, यानी ये कोई 3 अंकों की संख्या है। तो सवाल में कह रहा है कि इसके तीनों अंक अलग अलग है। दूसरा, द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। ये जो नंबर है 7 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 7 से डिविजिबल है तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो 7 का मल्टीपल भी है ना। भाई मैं कहूं कि 49 या 42 7 से भाग होता है तो आप कहेंगे तभी होगा जब वो 7 का मल्टीपल होगा। अगर 7 को किसी से गुना करके आ रहा तभी तो भाग होगा। तो कह रहा है कि यार ये जो नंबर है ना ये 7 का मल्टीपल है। मान ली बात। ये अगली लाइन में कह रहा है द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। कहता है अगर इस संख्या के अंकों का क्रम पलट दिया जाए तब भी जो संख्या बनेगी वो 7 से भाग जाएगी। तो इस संख्या के क्या हुआ जी, ये 100 प्लस 10b प्लस सी। कहता है जी ये भी 7 का मल्टीपल है। क्या मल्टीपल हमें नहीं पता, लेट से n1 का मल्टीपल है। कहता अगर इसके क्रम पलट दे यानी सी बी ए बना दे तो भी वो 7 का मल्टीपल होगी। मान लीजिए किसी और चीज का मल्टीपल होगी तो संख्या क्या हो जाएगी, 100c प्लस 10b प्लस ए। आपने कहा यहां तक का मामला सेट है। भाई वो यही तो कह रहा था, अगर आप इसमें उलझ रहे हैं 7 वाले में तो इसके मार दो गोली यार, दिक्कत क्या है। ऐसे समझो कि कोई 3 अंक की संख्या थी एबीसी, उसकी फुल फॉर्मेट ये था। अब डिजिट रिवर्स करेंगे तो संख्या ये बनेगी। तो कह रहा है कि भैया अगर डिजिट रिवर्स करते हो तब भी वो 7 का मल्टीपल है। तो मैं इसको ये कह रहा था कि देखो यार ये नंबर 7 का मल्टीपल है तो 7 से गुना करके यानी x को गुना करके आ रही होगी, और डिजिट रिवर्स करने के बाद भी 7 का मल्टीपल है तो लेट से y से गुना करने पे आ रही होगी। कुछ ना कुछ तो सेटिंग हुई होगी। आपने कहा जी ठीक है। अब मैं कह रहा हूं यार दोनों नंबर को घटा दो। ये थोड़ा अच्छा सवाल दिया हुआ। अगर दोनों नंबर को घटाएंगे तो 7x माइनस 7y, तो इसे मैं लिखूंगा 7x माइनस वाई। और यहां जब ध्यान से देखोगे तो 100a में से a गया 99 और c में से 100c घटाया तो माइनस 99 सी, यानी 99 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस सी है। अब इतनी बात को समझिए फिर आगे चर्चा करें, क्योंकि यहां तक एक रटा रटाया फॉर्मेट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। सर बी कैसे रिवर्स होगा, बी रिवर्स नहीं होगा ना, कल भी तो बताया था। कोई नंबर 3 8 7 है, अगर मैं कहूं 3 अंकों की संख्या के डिजिट पलट दिए जाए तो ये होगा 7 8 3। ठीक है, कल केसेस बताए थे, 3 केस भी बन रहे थे, 6 केस भी बन रहे थे, और कहा था कि अगर सिर्फ डिजिट इंटरचेंज की बात करें तो इसका मतलब पहला और आखिरी की बात कर रहा है। अगर वो लिखे कि सारे पॉसिबल वैल्यूज तो हम उसको ऐसे टैकल करते थे। अब आइए आगे। अब पता है हमसे सवाल में क्या पूछ गया। हमसे सवाल में ये कह रहा है आखिरी लाइन में, तो हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर आर देयर। तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है ये बताओ, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। देखो जी, आओ भैया। ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करना है। भाई 7 से किसी नंबर को गुना कर रहे हैं तो यानी ये नंबर जो है 7 गुना किसी नंबर का मल्टीपल होगा, और ये नंबर है 99 गुना a माइनस सी से। इसका मतलब ये नंबर, भाई 7 से अगर मैं किसी नंबर को गुना कर रहा हूं, 5 को गुना कर रहा हूं तो रिजल्ट आया 35। तो 35 7 से भाग जाना चाहिए ना, ये तो तय है।
आप कहेंगे बिल्कुल जाना चाहिए। तो अगर यहाँ मैंने 7 को किसी से गुना किया तो रिजल्ट ये आया, तो ये नंबर 7 से भाग जाना चाहिए। लेकिन क्या 99 7 से डिवाइड होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता। तो 110% A माइनस सी जो होगा, ये जो डिफरेंस आएगा, ये ऐसा आना चाहिए जो 7 से भागो हर हाल में, क्योंकि 7 से ये तो भाग जा नहीं ना, तो यही भाग जाना चाहिए, तभी तो 7 से भाग जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए कहानी को। अब हमें ये पता चला कि यार A माइनस सी जो है ना, वो हर हाल में 7 से भाग जाना चाहिए, वो 7 से भाग जाना चाहिए। तो A और C क्या क्या हो सकते हैं? और ये ध्यान रखना डिफरेंस है। तो आप ये क्या देंगे सर, 9 और 1 हो सकता, नहीं 9 और 2 हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। 2 और 9 हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। 9 और 2 हो सकता है, 2 और 9 हो सकता है। और सर 9 और 0 हो सकता है। नहीं भाई, डिफरेंस ही 7 नहीं होगा। और सर 8 और 1 हो सकता है। हाँ हो सकता है, और 1 और 8 हो सकता है। या इसके अलावा भी कोई डिफरेंस 7 बन रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 7 और 0 के साथ सेटिंग कर देंगे, तो ऐसी सेटिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि 3 अंकों की संख्या ही नहीं बनेगी। अगर मान लो C को 0 ले देंगे यहां पे, तो ये 2 ही अंकों की संख्या रह जाएगी, है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी। केवल और केवल ये 4 केसेस पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सवाल ने हमसे ये पूछा था कि भाई कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं? तो 4 वैल्यू यहां पे पॉसिबल हो सकती हैं। कितने मेरे भाई है जो इस बात को समझ गए? सवाल ने हमसे पूछा था कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, तो 4 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। एक बार जल्दी से कमेंट करो भाई, कितने भाई समझ गए, तो फिर मैं आगे बढ़ू। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बी की वैल्यू का क्या कोई फायदा नहीं, 5 और 2, मेरे राजा अगर 5 और 2 आप ले लेंगे ना, तो आपको ये समझना होगा कि 5 और 2 का डिफरेंस 3 होता है, 7 नहीं होता। माइनस कर रहे हो, अंकों का डिफरेंस है, अंकों का डिफरेंस है राजा यहाँ, है ना? और अगर आपके मन में ये है कि हमने प्लस क्यों नहीं किया, अगर हम प्लस करते ना, तो ये कटता नहीं बी से बी, तो फिर 2 अंकों पे डिफाइंड नहीं करता उत्तर। कह रहा है 99 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंक 8 इकाई स्थान पे, हर जगह नहीं पूछ रहा, कह रहा सिर्फ इकाई इकाई की कहानी बताओ तुम। और एक से भी नहीं है भाई, गलती करोगे बहुत सारे बच्चे। 99 से है, 99 के बाद यानी 100 से गिनती समझो, और पूछ रहा 8 कितने स्थान पर आएगा। बताओ यार। सी सेट, यूपीएससी सी सेट 2017 पेपर सेकंड का क्वेश्चन है। सिर्फ दिमाग को ठंडा करके सोचो, उत्तर निकल जाएगा। यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर 10 बार से ज्यादा नहीं आता है, लेकिन वो गैप होना चाहिए 1 से 99 का, 100 से 199 का, वहां 10 बार। बड़े दिमाग से सोचो, ठंडा होकर सोचो, आराम खोरो, मस्ती काट रहो तुम भी। शब्दों के लिए माफी भाई, ऐसा हम बोल लेते हैं एसएससी वाले बच्चों को, तुम्हें नहीं। लेकिन तुम समझ नहीं पाए बात को, गलत उत्तर दे रहे हो यार। मैं कह रहा हूं भाई, कैसे बताऊं तुम्हें भाई, 1 से 99, 100 से, 200 से, 300 से, 400 से, विजुलाइज तो करो यार, 500 से, 600 से, 700 से, 800 से, और 900 से 999, यही तो रहती सारी ब्रैकेट। यहां 10 बार आना था, यहां पे भी 10 बार, 10 बार, 10 बार, 10 बार, 10 बार, सब में 10-10 बार आना यूनिट डिजिट। लेकिन इस बार क्या है, ये वाला ब्रैकेट है ही नहीं, 1 से 99 है ही नहीं। तो कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 90, हर एक इंटरवल में 10 बार, तो 9 गैपों में 90 बार आएगा यार, हद है। इसमें है ही क्या, सारे बालक 80 आंसर फेंक रहे हो, कोई तुक्केबाजी है भाई ये? थोड़ा सोचो, टाइम लो। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है यूपीएससी सी सेट 2017 का, बहुत प्यारा सवाल है। उसी तर्ज पे आपको देखना है 2 गिने या 5 गिने। मेरे बच्चे यहां देख रहे हो, 5 तो हर टर्म में, यहां पे भी है, यहां पे, 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 5 हर टर्म में, है ना?
हमें देखना चाहिए यहाँ क्या मेरे बच्चे, हमें देखना चाहिए दो, दो कितनी बार आ रहा है। वैसे गिनने को आप 5 भी गिन सकते हैं, डायलेमा तो है, कंफ्यूजन, लेकिन 5 गिन लेते हैं। 2 एक बार यहाँ आया, ये होता है 4 गुना 5, तो 2 2 बार यहाँ आया। 15 दूनी 30, एक ही बार आया। 40 होता है 8 गुना 5, और 8 में 2 कितनी बार आता है मेरे बच्चे, 3 बार। 50 में 25 दूनी 50, 2 एक ही बार आता है। और 60 में 4 गुना 15 होता है मेरे बच्चे, तो 4 में 2 2 बार आता है। तो 2 तो इतनी बार आएगा, तो 2 और 1 3 और 1 4, 3 7 8 2 10, यानी 2 जो है वो 10 बार आएगा। तो नेचुरल सी बात है, अगर 5 10 से कम बार आता तो आंसर 10 से छोटा होता, वो तो ऑप्शन में है भी नहीं। तो आंख बंद करके 2 ही सबसे कम बार आया, यानी 10 बार आया, तो मतलब इससे के आखिर में 10 जीरो होंगे। मेरे बच्चे सीसेट 2017 में ये कहा कि एक किताब है 150 पन्नों की, 1 से लेके 150 तक की संख्याएं अंकित करनी है हर पन्ने पर, यानी पहले पन्ने पे 1 लिखना है, दूसरे पे 2, फिर 3 4 5 6, ऐसे 150वें पन्ने पे 150th पेज पे 150 लिखना है। तो कहता है अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कुल मिला के कितने अंकों की जरूरत आपको पड़ेगी, कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि यार 1 से 99 तक अभी लिखा है 99 नंबर होते हैं मेरे बच्चे, और हर नंबर में कितने भी डिजिट हो, टोटल 189 डिजिट होते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 99 के बाद काउंटिंग 100 से चालू होगी, और कहां तक जानी है जी, 150 तक। तो 150 में से 100 घटाया 50, एक और जोड़ा 51, यानी 51 नंबर और रह गए थे। यहां हर नंबर में 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा, 1 2 3 का। तो गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, जोड़ेंगे 9 और 3 12, 8 5 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3, तो टोटल कुल मिला के 342 डिजिट का इस्तेमाल हो। ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन 2017 का। हर 2 साल में एक बार नंबर ऑफ डिजिट पे सवाल पूछ रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए, कितने नहीं। ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे यूपीएससी सी सेट 2017 का। कह रहा है 99 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जिनमें अंक 8 इकाई के स्थान पर है। तो मेरे बच्चे वही कहानी, 99 का मतलब 100 से शुरू होना है और 1000 तक जाना है, मतलब 3 अंकों की संख्या है। और कह रहा है यूनिट डिजिट 8 होगा। तो इसे फिक्स करने के एक तरीके, इसे सेट करने के 9 तरीके, और इसे सेट करने के 10 तरीके। क्योंकि रिपीटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 9 2 90 मेरा आंसर आ गया। खुद ही सोचिए, कुछ मुश्किल है नहीं। फिर से बताता हूं भाई, इनके बीच में तो 99 से के बाद 100 से लेके 999 तक 3 अंकों की संख्या है। ये डिजिट फिक्स कर दिया, कहता है इसको भरने का एक ही तरीका है कि 8 ही आ सकता है यहां, मतलब एक ही वे। इसे भरने के 9 ही तरीके, क्योंकि 0 नहीं आ सकते यहां। यहां तो सर हम 30 मतलब 10 के 10 डिजिट भर सकते हैं। ये मेरे बच्चे सवाल है आपका यूपीएससी सी सेट 2017 का। देखिए समझाता हूं। सवाल में कह रहा है भाई 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो कुल मिला के जो मेंबर हैं अपने पास वो 4 है। 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर है मेरे बच्चे, जिनको हमें इधर उधर बैठाना। कहता है इन्हें लाइनों में बैठाना, इस तरीके से बैठाना है सो दैट द गर्ल आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। इस तरह से बैठाना है कि लड़कियां एक दूसरे के अगल बगल में खड़ी ना हो। मतलब यहां पहली लड़की खड़ी हुई, यहां इसके बगल में दूसरी लड़की खड़ी हो जाए, ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है। लड़कियां अगल बगल में खड़ी नहीं हो सकती, लड़कियों के बीच में लड़का चाहिए ही चाहिए, ऐसा सवाल ने कंडीशन दी है। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है तो कितनी संभव व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो मेरे बच्चों एक बात समझना, हमारे पास 4 जगह हैं, 1 2 3 4। अब मुझे सबसे पहले यह बताना कि लड़कियों को कितने तरीके से सेट किया जा सकता है। सवाल में सेट ऐसे करना है कि अगल बगल में ना हो। तो आप कहोगे कि देखो सर भाई, एक तरीका तो यह है कि यहां लड़कियां रख दो, यहां लड़की रख दो, यहां लड़का और यहां लड़का रख दो। एक तरीका तो यह, बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका यह कि सर एक लड़की यहां रख दो, एक लड़की यहां रख दो, तो भी बीच में लड़का आ गया, बिल्कुल। और भी क्या तरीके हैं,
हाँ सर, एक तरीका और है, क्या कि एक लड़की यहां रख दो और एक लड़की यहां रख दो, बीच में 2 लड़के हो गए। भाई लड़के तो साथ हो ही सकते हैं ना, लड़की में ही तो दिक्कत है कि लड़की साथ नहीं हो सकती, लड़के तो साथ हो सकते हैं, उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है जी। अब तो मैं ये कहूंगा कि सर 3 तरीके से या 3 स्थान है हमारे पास लड़कियां सेट करने के, या तो हम पहले और तीसरे पे लड़कियां रख दें, या दूसरे और चौथे पे लड़कियां रख दें, या पहले और चौथे पे भी तो लड़कियां रख सकते हैं, तो लड़के बीच में आ जाएंगे। उसने ये कहा था लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई लड़कियां सेट करने के कितने ऑप्शन है अपने पास, तो आप कहेंगे जी 3 तरीके हैं, और आपको इन 3 तरीकों में से लड़कियां सेट कितनी करनी है, 2 ही सेट करनी है। तो भाई 4 पोजीशन थी, 2 लड़कियां सेट हो चुकी हैं, तो 4 में से 2 लड़कियां सेट होगी, तो पोजीशन बची कितनी, 2। तो उन 2 पोजीशन पे कौन बैठेगा, लड़का बैठेगा, और लड़के के लिए कोई रोड़ा था ही नहीं कि कहां बैठेगा, कि वो लड़कियों के साथ में बैठे अलग बैठे, ऐसा कुछ लड़कों के बारे में कहा ही नहीं था, सब लड़कियों के बारे में कहा था। तो मेरे बच्चे जब हम इसे सोल्व करने जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 दूनी 6, तो 6 एकम 6 आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मतलब 2 NPN का मतलब n फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 2। तो मेरे बच्चे इसका मतलब 12 मेरा राइट आंसर हो, सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों 12, यानी 12 तरीके से बना सकते हैं। मेरे बच्चे कह रहा है सवाल में, एक थैले में 20 गेंद है, 8 गेंदें हरी है, 8 गेंदें हरी है, 7 सफेद गेंदें और 5 रेड कलर की लाल रंग की गेंदें 5। ये 2017 का क्वेश्चन है। फिर से सवाल को पढ़ने की कोशिश करते हैं दिमाग दौड़ा के। कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड। ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब ही मेरे बच्चे ये होता है कि रैंडम, यानी बिना देखे आंख बंद करके निकाल रहे हैं और कोई भी रिप्लेस नहीं होगी, विदाउट रिप्लेसमेंट एनी ऑफ इट। टू बी एश्योर्ड, एश्योर्ड माने निश्चित करना आपको ये बात, ऑफ पिकिंग एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब कितने अटेम्प्ट में आप आंख बंद करके श्योर शॉट हो सकते हैं कि हर रंग की गेंद बाहर आ ही चुकी है। तो मेरे बच्चे यहां पे भी आपको सेम यही करना है कि बुरे से बुरा सिनेरियो लेना है, तो 8 अटेम्प्ट यहां कर लो, 7 यहां, यानी 15 जो अटेम्प्ट होंगे ना, आप कह सकते हैं कि बुरे से बुरा ऐसा हो सकता है कि 15 अटेम्प्ट इन्हीं के चल रहे हो। तो अब जो 16वां अटेम्प्ट लोगे ना, वो तो अपने आप रेड का ही आएगा, तो इसका मतलब 16 अटेम्प्ट जब लोगे तो आपकी बात बन जाएगी। 16वां अटेम्प्ट, देखिए सारा रोड़ा पतली कमर का मतलब सारा जो गेम है ना, वो एक ही बात पे कि आपको श्योर होना है कि भाई आंख बंद करके अगर मैं निकालता रहूं, निकालूं बाहर रखूं, निकालूं बाहर रखूं, निकालूं बाहर रखूं, तो कितनी देर बाद मैं कह सकता हूं कि अब मैं श्योर हो गया हूं कि तीनों कलर की गेंदें बाहर आ गई है। वो सवाल है। अब अगला जो सवाल है मेरे बच्चे, ये है यूपीएससी सीसेट 2017 का। ये वाला जो सवाल था ये 2020 का था। दोनों ही सवाल बहुत अच्छे हैं, ये सवाल बहुत बढ़िया है, एक बार मन करके पढ़िए। कहता है भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के 3 खंबे एक्स वाई जेड, 3 खंबे जी, एक्स वाई और जेड, 3 खंबे। कहता है ए एक्स पर 6 सेंटीमीटर चढ़ता है लेकिन 1 सेंटीमीटर नीचे फिसलता है। जो ए है वो 6 सेंटीमीटर चढ़ेगा लेकिन 1 सेंटीमीटर नीचे फिसलेगा, यानी ओवरऑल रिजल्ट 5 सेंटीमीटर रह जाएगा। जो बी है वो 7 सेंटीमीटर चढ़ेगा लेकिन 3 सेंटीमीटर फिसलेगा, तो ओवरऑल 4 सेंटीमीटर चढ़ेगा, प्लस का लो चढ़ना। और जो सी है वो जेड पर 6.5 मीटर चढ़ेगा लेकिन भैया 2 सेंटीमीटर फिसलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हर एफर्ट में 4.5 सेंटीमीटर चढ़ेगा। अब आगे की लाइन बड़े ध्यान से समझिए। अब कह रहा है इफ ईच ऑफ देम रिक्वायर 40 चांसेस, कहता है हर किसी को 40 चांस की जरूरत है टू रीच द टॉप, टॉप पर पहुंचने के लिए 40 चांस की जरूरत है, पिलर के टॉप पे पहुंचने के लिए 40 बार ट्राई करने की जरूरत है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए, सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे एक देसी भाषा में भी लगाऊं तो हर कोई 40 प्रयास करेगा, आपने कहा जी ठीक है, तो ये 40 प्रयास में लगभग कितना चढ़ देगा, 200।
ये 40 प्रयास में 160 और ये 40 प्रयास में चढ़ देगा 180 के आसपास। तो नेचुरल सी बात है, सबसे छोटी हाइट यही चढ़ पाएगा। तो हमें तो सारा फोकस वाई पे ही करना है, एक्स और जेड पे फोकस नहीं करना। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर आप थोड़ा सा समझ पाए तो 40 एफर्ट चढ़ना है हमको। ये हमें पता चल गया कि एक्स और जेड मेरे आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे सबसे छोटी हाइट वाला खंबा चाहिए था। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई कि एक प्रयास में 7 चढ़ता है और 3 उतरता है। एक प्रयास में 7 चढ़ता है और 3 उतरता है, तो यानी हर प्रयास में कुल मिला के 4 ही मीटर चढ़ पाता है। यानी एक एफर्ट में हम ये कह सकते हैं कि एक एफर्ट में 4 ही मीटर चढ़ पा रहा है। और हमें लगाने एफर्ट 40, हमें एफर्ट लगाने 40। तो अगर मेरे बच्चे में 40 एफर्ट लगाऊंगा तो कुल मिला के 160 मीटर चढ़ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा दिमाग दो, देखो ध्यान से सोचो, तो जो 40वां एफर्ट होगा उसकी शुरुआत तो चढ़ने से होगी, लेकिन एंड उतरने से होगा। यानी एंड में वो 3 मीटर फिसला होगा, तब 160 बचा। यानी ऑलरेडी वो 163 मीटर चढ़ चुका होगा। यानी 163 मीटर ऊंचा खंबा होगा, 163 मीटर ऊंचा खंबा होगा, तभी तो वो 3 मीटर फिसला और 40वें एफर्ट के एंड में मात्र 160 मीटर उसकी हाइट रह गई। उसने ये पूछा सवाल में, तो सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 163। अगर वो ये कहता ना कि पहले वाले खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए, तो हम कहते हैं कि यार पहले वाला 6 चढ़ता है और 1 फिसलता है, तो यानी 5 चढ़ा। तो हम क्या कहते हैं जी, 40 5 200। 200 बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सच बात यह है कि जो 40वां एफर्ट इस पे ए लगा था, उसने 40वें एफर्ट के एंड में तो फिसला होगा। कितना? 1 फिसला होगा, तभी तो 200 बचा। यानी 40वें एफर्ट में 200 चढ़ा है, तो एक्चुअल में उस खंबे की हाइट होगी 201। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है भैया 6 लड़के हैं, 2017 सी सेट का क्वेश्चन है। देखो मेरे बच्चे, कह रहा 6 लड़के हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी ई एफ। बस सब लगाते हैं लाइन में सबको। ये है भैया 6 लड़का लोग। सवाल में कह रहा है सबके पास ताश के 10-10 पत्तों की एक घटी है। इसके पास भी 10 है, ऐसा मेरे बच्चे सवाल में कहा। कहता है एफ बोरोस 2 कार्ड्स फ्रॉम ए। एफ ने ए से 2 कार्ड उधार लिए। एफ ने ए से 2 कार्ड उधार लिए, तो इसके पास हो गए इतने। बिल्कुल ठीक है जी। आगे, फ्रॉम ए एंड गिव्स अवे 5 टू सी। और एफ ने 5 कार्ड निकाल के अपनी जेब से सी को दे दिए। बिल्कुल ठीक है जी। हु इन टर्न गिव्स 3 टू बी। जिसने अपनी जेब से 3 कार्ड निकाल के बी को दे दिए। टू बी वाइल बी गिव्स 6 टू डी। जबकि बी ने अपनी जेब से 6 कार्ड निकाल के डी को दे दिए। हु पासेज ऑन 1 टू ई। जिसने एक कार्ड अपनी तरफ से निकाल के ई को दे दिया, टू ए। देन द नंबर ऑफ कार्ड पोजेस्ड बाई डी एंड ई। तो डी और ई के पास कितने कार्ड? तो सबके पास ही देखते हैं। 8, 13 में 6 गया 7, 15 में 3 गया 12, 10 में 16 में 6 गया 15, 10 और 11, 10 2 12 में 5 गया 7 कार्ड। तो कह रहा है कि भाई डी और ई के पास कितने कार्ड है? तो 15 और 11 26 कार्ड है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड प्रोसेस्ड बाई। तो कहता है 26 कार्ड किस किस के पास है? तो देखो यार, 8 7 15 12 नहीं होगा, 8 7 15 7 भी नहीं हो रहा,
तो ए को हटाते हैं। देखो, अगर मैं लूं ये वाला जोड़, क्योंकि मुझे तो जोड़ सेट करना है, 26 किसका है, 8 और 7 15, 15 और 12 नहीं बन रहा, 8 7 15, 15 और 7 तब भी नहीं बन रहा, यानी इसको हटाओ। 7 और 12 19, 19 और 7 26, यानी बी सी एफ। अगर बी सी और एफ का ले लें काट, तो बी सी और एफ का जो जोड़ आएगा वो 26 आएगा। और यही हमसे पूछा था कि भाई किस किस का जोड़ 26 आ रहा है, तो बी सी और एफ का। ये है मेरे बच्चे सी सेट 2017 का सवाल। कहता है परीक्षा में रणधीर को कुणाल और देबू से मिले अंकों से अधिक अंक प्राप्त है। रणधीर को कुणाल और देबू से मिले नंबरों से ज्यादा नंबर मिले। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड शंकर। कहता है कुणाल और शंकर को जो नंबर मिले हैं आर मोर देन दोज ऑफ रणवीर, वो रणवीर से ज्यादा है। जबकि सोनल जो है ना, उसको कहता है शंकर से ज्यादा नंबर मिले। शंकर को हम एस एच से डिनोट कर ले रहे हैं। नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स, और नेहा को हम कह रहे हैं रणधीर या रणधीर से ज्यादा नंबर मिले। तो हु अमोंग्स देम ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क्स, तो किसको सबसे ज्यादा नंबर मिले। देखो एक बात तो तय है कि ज्यादा वालों की लिस्ट में भाई हमारे पास रणधीर है, कुणाल है, देमू है, देबू है, शंकर है, सोनाली है, ठीक है जी, और ये एन है। एन का मतलब क्या था, नेहा। कह रहा सबसे अधिक अंक किसे मिले। देखो एन को आर से ज्यादा नंबर मिले, तो एन सबसे ज्यादा हुआ, यानी आर हटा दो। आर को के और डी के जोड़ से ज्यादा नंबर मिले, तो यानी के और डी तो आर से और छोटे होंगे। कह रहे सोनल और एस, सोनल और शंकर, सोनल को शंकर से ज्यादा नंबर मिले, तो सोनल को शंकर से ज्यादा नंबर मिले, तो शंकर कम रह गया। अब कहानी रह गई सोनल और नेहा। ये पता चल गया इस ग्रुप में सोनल और नेहा को ज्यादा मिले। भाई सोनल को शंकर से ज्यादा मिले, है ना, नेहा को रणधीर से ज्यादा मिले, ठीक बात है। रणधीर को के और डी दोनों से ज्यादा नंबर मिले। अब हमारे पास कहीं ना कहीं दिक्कत यह है कि सोनल और नेहा के बीच में रिलेशन नहीं, सोनल और नेहा के बीच में रिलेशन नहीं कि कौन ज्यादा है कौन नहीं। तो मेरे बच्चे फिर हम इसका आंसर लिखेंगे डाटाज आर इनएडुकेट, यानी आंकड़े इतने पर्याप्त नहीं है जिसके आधार पर उत्तर दिया जा सके। ए और बी की आय का योग सी और डी की सम्मिलित आय से अधिक है। यह मेरे बच्चे 2017 का कह रहे हैं यार, ए और बी की इनकम का जोड़ सी और डी की सम्मिलित आय से अधिक है, ठीक है जी। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी टेकन टुगेदर, ये भी ठीक बात है। मोरओवर ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड डी, जबकि ए जो है वो बी और डी की टोटल इनकम का आधा कमा लेता है। बी और डी जितना कमाते हैं उसका आधा अकेला ए कमा लेता है। इसका मतलब मेरे बच्चों ध्यान से देखना कि अगर बी और डी दोनों मिलकर 100 रुपए कमाते हैं ना, तो ए उसका आधा कमाता है, यानी 50 रुपए कमाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सवाल कह रहा है कि ए जितना कमाएगा उसका, ना माफ करना, बी प्लस डी जितना कमाएंगे उसका आधा अकेला ए कमा लेता है। तो बी प्लस डी अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो ए कमाएगा 50 रुपए। बहुत बढ़िया। अब दूसरी कहानी ये है कि साथ में ये भी कहा कि ये दोनों जितना कमा रहे उतना ये दोनों कमा रहे, तो दोनों 100 कमा रहे हैं, ये 50, तो नेचुरली ये बाकी 50 कमाता होगा। यहां से एक चीज समझ में आई कि सर ए और सी दोनों की कमाई बराबर है। अगर ए और सी दोनों की कमाई बराबर है तो ए से सी हट जाएगा तो बचा बी, तो हम कहेंगे जी बी जो है वो डी से ज्यादा बड़ा है, बी डी से ज्यादा बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। बी की इनकम डी से बड़ी है, यानी बी, तो कहता बी और डी की सम्मिलित आय से अधिक है। सर्वाधिक आय किसकी है, तो मेरे बच्चे बी की सर्वाधिक इनकम है, यानी बी की इनकम मेरे बच्चे सबसे ज्यादा है। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल है यूपीएससी सीसेट 2017 का। क्वेश्चन में कह रहा है जी दो चीजें, एक चीज है पी और एक चीज है क्यू।
एक है मेरे बच्चे P और एक है Q। P जो है वो A का 40% है, A का 40% है, और B का 65% है। और Q जो है मेरे बच्चे वो A का 50% है और B का 50% है। आपने कहा हाँ सर, मामला बिल्कुल सही है। साथ के साथ सवाल ने यह भी कहा है कि वेयर A इज ग्रेटर देन B, कि भाई A जो है ना वो हर हाल में आपने B से बड़ा लेना है। खुला हुआ मुंह मतलब बड़े वाले की तरफ। तो यार इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको ये बताना है कि P बड़ा होगा, Q बड़ा होगा, दोनों बराबर होंगे, या इनमें से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। इन चार ऑप्शन में से हमें एक चॉइस चूज करनी है। तो आइए मेरे बच्चे, बहुत प्यारा और खूबसूरत सवाल है 2017 का। आइए प्रयास करते हैं। हमें कंपैरिजन करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? कंपैरिजन जब भी पूछा जाए, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो, तीनों में डील करा करिए। तो मैंने यहाँ रेशियो में डील करने की सोची कि यार P और Q का रेशियो लेता हूँ। तो मैंने देखा यार यहाँ समझदारी के हिसाब से अगर थोड़ी तुलना करने लगूं, तो यार ये A का 40% है और ये A का 50% है। यानी Q जो है ना, वहां पे A की 10% वैल्यू ज्यादा है, वहां A की 10% वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ A 40 था, यहाँ A का 50%, यानी A की 10% वैल्यू ज्यादा है। जबकि B में कहानी उल्टी है, B में ये वाला हिस्सा ज्यादा है, कितना? 15%। यानी सच बात यह है कि जो P है उसमें B का 15% वाला हिस्सा ज्यादा है और Q में A का 10% वाला हिस्सा ज्यादा है। अब सवाल का उत्तर इसी बात पे डिपेंड करेगा कि भाई B का 15% बड़ा है या A का 10% बड़ा है। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो डिसाइड करके देगा। अगर A का 10% इतना बड़ा है कि वो B के 15% के गैप को भी खत्म कर दे रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे A का 10% मतलब P। मैं इसे यहां लिख देता हूं ताकि ज्यादा आसान रहे। ठीक है जी, A का 10, यह वहीं रहने देते हैं, दिक्कत कहां अपने को। पहले इतनी बात समझो, पहले इतना कंक्लूजन करो कि यार इन दोनों स्टेटमेंट में, ये इस वाली स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो यहां B का 15% वहां से ज्यादा है और ये वाली स्टेटमेंट A के यहां से 10% कम है, A के 10% से कम है। अब हमें सारा खेल यही समझना है कि क्या ज्यादा होगा क्या कम। अब मेरे बच्चे कहानी ये है कि अगर A का 10% B के 15% से ज्यादा है तो Q बड़ा हो जाएगा, और अगर B का 15% A के 10% से ज्यादा है तो P बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए? क्योंकि यहां A का 40 है, यहां A का 50 है, यहां B का 65, वहां B का 50 है, तो यहां B का 15% ज्यादा है लेकिन यहां पे A का 10% कम है, यानी Q A के 10% से ज्यादा है। अब मुझे उसने कहा कि यार A और B दोनों की अगर बात करें ना, तो ये दोनों के दोनों में रिलेशन ये है कि A बड़ा आएगा B से। मैं रेशियो लेता हूं 5 3 15, 5 2 10। अब मैं A और B की कुछ भी वैल्यू ले लेता हूं। मैं एक वैल्यू तो ये ले लेता हूं यार, A को 2 ले लेता हूं, B को 1। आपने कहा ठीक है। अगर मैं A को 2 लूंगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और B को 1 लूंगा तो 1 तिया 3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इस लिहाज से देखें तो हम कह देंगे जी Q बड़ा आया P से, Q बड़ा आ रहा है P से। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कहानी ये भी तो हो सकती है कि मैं A की वैल्यू B से बड़ा लेकिन कुछ भी रख सकता हूं। मैं A को 5 ले लेता हूं, B को 4 ले लेता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो B को अगर मैं 4 लूंगा तो 4 तिये 12 हो जाएगा, और A को 5 लूंगा तो 5 दूनी 10। तो इस केस में P बड़ा आ गया मेरे बच्चे, जबकि स्टेटमेंट में हमने कोई कॉन्ट्राडिक्शन किया ही नहीं है। स्टेटमेंट अभी भी वही है कि A B से बड़ा होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहां पे हम कंफ्यूज हो गए कि P बड़ा रखें Q से या Q बड़ा रखें P से, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉसिबल हो गई। जब तक वो A और B के बारे में और अच्छे से एक दो जानकारी नहीं देगा, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि P बड़ा है या Q बड़ा। तो मेरे बच्चे उस लिहाज से मेरी नजर में इसका आंसर यही होगा कि P और Q के बारे में हम यहाँ कुछ कह नहीं सकते। एक तरीका है ये वाला। दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि हम करें क्या
कि पी और ना ए और बी को कुछ मान लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं ए को 100 और बी को मान लेता हूं 80। हाँ जी, अब पी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप कहेंगे जी पी रिप्रेजेंट कर रहा है ए का 40%, तो इसका 40% 40 और बी का 65%, तो 80 का 65% निकालोगे तो कितना आएगा? तो 80 का 65% निकालोगे तो 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 4 52। 80 का 65% जो आया मेरे बच्चे वो आया 52। तो 40 और 52 को जोड़ेंगे तो पी की जो वैल्यू आ गई वो 92 आ गई। इस लिहाज से देखें मेरे बच्चे पी की वैल्यू 92 आ गई। अब क्यू की वैल्यू निकालते तो दोनों का 50-50%, 100 का 50% 50 है, 80 का 50% 50 होगा, तो 50 और 50 100। तो यहां से नजर डालें तो हमें पता चल गया कि सर क्यू बड़ा होगा पी से। इस स्टेटमेंट के आधार पे क्यू बड़ा होगा पी से। बिल्कुल ठीक बात है। सॉरी मेरे बच्चे, यहां हम एक मिस्टेक कर ये गए कि 80 का 50% निकालेंगे तो 40 आएगा। माफ करिएगा भाई, ये 40 आया, माफी चाहते हैं। 50 और 40 90 आ गया। माफी भाई माफी, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहां से पता चला कि पी बड़ा आ गया क्यू से मेरे बच्चे, माफ करना। यहां से पता चला पी बड़ा आ गया मेरे बच्चे क्यू से। आपने कहा जी ठीक है। दूसरा, जरूरी थोड़ी कि हम 100 और 80 लें, हम कुछ भी ले लेते हैं। हम क्या करते हैं इस बार, इसको 100 ले लेते हैं, इसको 100 ले लेते हैं, इसको 200 ले लेते हैं, क्योंकि कुछ भी तो लेना था। तो भाई पी जो है वो 40% है, तो 200 का 40% 80। हाँ जी, और मेरे बच्चे 100 का 65% 65, तो 80 और 65 कितना आ गया जी? 8 से 14 145। और मेरे बच्चे 200 का 50% 100 और 100 का 50% 50, तो ये आ गया 150। तो आपने एक चीज नोटिस की कि यहां क्यू बड़ा आ गया, यहां क्यू बड़ा आ गया पी से। तो आपने देखा दोनों ही वैल्यू पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर होगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते। ज्यादा आसान तरीका सवाल को निकालने का असेसमेंट का ये होगा। देखिए यार, ये सवाल यूपीएससी सीसैट 2017 का है मेरे बच्चे, बहुत बेसिक सवाल है। सवाल में कह रहा है देयर इज ए मिल्क सैंपल विद 50% वाटर इन इट। कहते हैं दूध का एक सैंपल हमारे पास है जिसमें 50% दूध है। 50% मेरे प्यारे बच्चों दूध है, यानी मिल्क और वाटर की अगर हम बात करें तो 50% हमारा दूध है, यानी 1 लीटर दूध है तो 1 ही लीटर मेरे बच्चे पानी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने पीछे भी सवालों में समझाया कि अगर मेरे पास एक गिलास है और उसमें दूध और पानी दोनों है, मिश्रण है, तो अगर मैं उससे कुछ बूंदे गिराऊंगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि केवल पानी गिरेगा या केवल दूध गिरेगा, भी मिश्रण दूध और पानी दोनों का ही। तो ये गलती से भी मत कर बैठना। तो भाई मिश्रण हो गया 2 लीटर का, समझो 2 लीटर का मिश्रण दिया। सवाल में कह रहे इफ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड, कहता है इसका 1/3 भाग दूध निकाला गया। दूध का मतलब मिश्रण निकाला गया 1/3 भाग। तो मेरे बच्चे 2 लीटर का 1/3 भाग करोगे तो पॉइंटों में जाएगी कैलकुलेशन। बेसिकली माना हमने ही एक एक, तो इस नंबर को ऐसा मान लेते हैं कि 3 से भाग हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, 2 3 6, 6 को 2 बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो ये 3 आ जाएगा, ये 3। तो मैं मानता ही हूं सीधा कि भाई 3 लीटर दूध है, 3 ही लीटर पानी है। अपने को क्या बुराई है, रेशियो ही पूछा है। 3 लीटर दूध 3 लीटर पानी, तो टोटल मिश्रण है 6। अब सवाल में कह रहा है कि इसका 1/3 भाग निकाला गया। तो मेरे बच्चे इसका 1/3 भाग कितना हुआ, तो 6 का 1/3 भाग हुआ 2, यानी 2 लीटर चीज निकाली गई। लेकिन जब इसका 1/3 भाग निकालेंगे ना तो दूध का भी 1/3 निकलेगा और पानी का भी 1/3 निकलेगा। दूध का भी 1/3 निकलेगा और पानी का भी 1/3 निकलेगा। तो दूध का 1/3 निकला 1 लीटर, यानी 1 लीटर दूध लिया और यहां से भी 1 ही लीटर पानी लिया, यानी हमने यहां से 1 लीटर दूध ले लिया और यहां से मेरे बच्चे 1 लीटर पानी ले लिया। अब कह रहा है जितनी मात्रा हमने निकाली, कितनी मात्रा निकाल दी, 1 और 1 2 लीटर मात्रा हमने निकाल ली, इसमें से 2 लीटर मात्रा निकाल दी। कहता है जितनी मात्रा आपने इसमें से निकाली है ना उतनी ही मात्रा, इक्वल अमाउंट, उतनी ही मात्रा प्योर मिल्क की इसमें मिला दो। तो भाई अगर हमने 2 लीटर मात्रा निकाली है तो 2 ही लीटर प्योर मिल्क हमने इसमें मिला दिया। तो जो 2 लीटर निकालो उसमें प्योर मिल्क 1 लीटर था, 1 लीटर पानी था।
अब 2 लीटर दूध कहता है जितनी मात्रा निकाली उतने ही प्योर मिल्क में इसे मिला दो। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1। तो मिश्रण हो गया 3 और 1 4। तो सवाल में पूछ रहा है कि पानी कम होकर कितना कम हो गया, कितने प्रतिशत तक कम हो गया। तो अब नया मिश्रण 4 लीटर का बना, उसमें पानी 1 है, तो कितना परसेंट बन गया मेरे भाई 25%। बात समझने की यहां पे ये है कि हम शुरुआत का डाटा सेट करें कि भाई 6 लीटर मतलब हमें 1/3 करना था, तो एक 50% का था, तो मैं 2 लीटर का लेता तो 1/3 आसान नहीं होता, तो मैंने क्या किया 6 लीटर बना दिया। अब 6 का 1/3 यानी 2 लीटर मात्रा बाहर निकाली। तो कहता है जितनी मात्रा बाहर निकाल रहे हो ना उतना ही प्योर मिल्क, तो ये प्योर मिल्क हो गया, दिस इज प्योर मिल्क। प्योर मिल्क में जोड़ दो, लेकिन जब 1/3 निकालेंगे तो इसका भी 1/3 निकालेंगे, इसका भी 1/3, तो इसका 1/3 हुआ 1 लीटर, इसका 1/3 हुआ 1 लीटर। तो अब जो नया मिश्रण बना उसमें प्योर मिल्क 3 और पानी 1 है, तो नया मिश्रण हो गया 4। तो कह रहा है 4 में पानी कितना है, तो 1/4 भाग यानी 25%। देखिए मेरे भाई ये है यूपीएससी सीसैट 2017 का सवाल। कहता है यार गोपाल बॉट ए सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट। कहता है यार गोपाल ने एक सेल फोन लिया, मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदा होगा, और कहता है कि इसको दे दिया उसने किसको भाई, राम को। राम को कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे। तो 100 का 10%, 10 रुपए लाभ पर बेच दिया, समझिए, यानी 110 रुपए में बेच दिया राम को। अब कह रहा है कि राम ने उसे वापसी गोपाल को 10% हानि पर बेच दिया, तो 10% लॉस उठाया। तो मेरे बच्चे 110 का 10%, 11 ढाई 110, तो आया मतलब 110 का 10% निकालेंगे तो आएगा 11, यानी 11 रुपए लॉस में राम ने वापसी बेच दिया गोपाल को। तो गोपाल को चीज पड़ी 99 की, वापसी गोपाल को चीज मिली 99। और सवाल में कह रहा व्हाट विल बी गोपाल पोजीशन, कहता गोपाल की पोजीशन क्या होगी अगर वो इस चीज के लिए एग्रीड कर ले। यदि गोपाल इसके लिए सहमत हो जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी कि भाई अगर 99 में गोपाल ये चीज ले लेता है तो गोपाल को फायदा है कि नुकसान है इसको लेने में। देखिए इस सवाल के दो दो सवाल बन सकते हैं। अगर सवाल में ये पूछा होता ना कि भाई ये बताओ कुल मिला के गोपाल को ओवरऑल क्या मिला इस चीज में, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ कितना हुआ, तो आप ये कहते हैं कि सर देखो 10 रुपए तो गोपाल ने प्रॉफिट कमा लिया था जब चीज खरीद बेचने गया तब राम को बेची, और 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया जब चीज खरीदने गया। क्यों भाई, इसलिए कमा लिया ना कि 100 की चीज 99 में मिल गई, तो 1 रुपए यहां से प्रॉफिट कमा लिया। तो ओवरऑल 11 रुपए का प्रॉफिट, और 11 रुपए का मतलब 11%। अगर वो ये कहता ना कि भाई गोपाल के लिए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होता 11। क्यों, क्योंकि 10 रुपए तो कमा लिए बेचते वक्त और 1 रुपए कमा लिया खरीदते वक्त, क्योंकि 100 की चीज 99 में मिलेगा तो 1 रुपए प्रॉफिट भी तो है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा ओवरऑल, वो बस ये पूछ रहा है कि यार ये बता दो कि इस सिचुएशन में उसकी स्थिति क्या होगी, अब जो ये सिचुएशन पैदा हुई इसमें इसको क्या फायदा हुआ या नुकसान। तो आंसर फायदा हुआ है, और 1 रुपए का, क्योंकि 100 की चीज 99 में ले ली तो 1 रुपए कमा लिया, और 100 पे 1 रुपए का फायदा मतलब 1% का। तो मेरे भाई गोपाल को तो प्रॉफिट हो गया इसमें 1% का। आए ये मेरे बच्चे बड़े ही स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है, और यहाँ एक बड़ी विचित्र चीज आपको देखने को मिलेगी सवाल के बाद, बताता हूं क्या। सवाल में कह रहा है कि इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 4:3 है, और इनके खर्चे का जो रेशियो है वो 3:2 है, और इनकी बचत जो है ना मेरे बच्चे वो 6,000 है। तो सवाल में कह रहा है यार इसकी इनकम बताओ कितनी होगी। तो पीछे जो सवाल आपने इनकम एक्सपेंडिचर के पढ़े हैं सेम वही काम यहां करना है। 3 को 3 से किया 9, और 3 को 6 से करेंगे 18,000, 2 को 4 से किया 8, और 2 को 6 से करेंगे मेरे बच्चे 12,000। तो अब ये देखो कि 8 यूनिट और 9 यूनिट का डिफरेंस कितना आया भाई, 1 यूनिट, और यहाँ 12,000 और 18,000 का डिफरेंस कितना आया, 6,000। तो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 6,000। 1 यूनिट है मेरे बच्चे 6,000, तो 4 यूनिट होगा 6 चौक 24,000, और 3 यूनिट होगा 6 3 18,000, यानी आंसर होगा 24,000 और 18,000। बिल्कुल ठीक है।
ये सवाल था मेरे बच्चे सीसेट 2015 में। सीसेट 2017 में सेम ही सवाल पूछा, ध्यान देना। ये सीसेट 2015 का क्वेश्चन है, यही सेम सवाल सीसेट 2017 में पूछा गया। सेम डाटा है 43326000। यहां क्या पूछा कि दोनों की करंट ईयर इनकम बताओ अलग अलग। वहां क्या पूछा कि दोनों की टोटल बताओ। तो टोटल करेंगे तो 24 और 18 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 42। तो मेरे बच्चे यहां आंसर आ जाएगा आपका 42,000। तो आपने देखा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीसेट में भी। देखिए मेरे बच्चे, यूपीएससी सीसेट 2017 का सवाल है, बेसिक लॉजिक पे क्वेश्चन दे रखा है। सवाल में कह रहा है पिछले साल मिस्टर एक्स की उम्र एक संख्या का वर्ग थी। मान लेते हैं मिस्टर एक्स की उम्र आज एक्स साल है। मिस्टर एक्स की उम्र आज एक्स साल है, ठीक है जी। एक साल पहले मेरे बच्चे इसकी उम्र x-1 थी, बिल्कुल ठीक है। और एक साल बाद मेरे बच्चे इसकी जो उम्र होगी वो x+1 होगी। मेरे बच्चे पिछले साल इसकी उम्र एक साल कम थी, अब इसकी उम्र एक साल अधिक हो गई, बिल्कुल ठीक है। अगले साल यह एक संख्या का घन हो। अब कह रहा है कि ये जो नंबर है ये किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है, और ये जो नंबर है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अब लड़ाई इस बात की है, जो समझदारी वाला काम है मेरे बच्चे, जो समझना है वो ये कि कहानी इस चीज की है कि यार इन दोनों ही नंबर पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये x+1 है और ये x-1 है, यानी इन दोनों ही नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है। तो आपको ऐसा कोई पेयर ढूंढना है जिनके बीच का डिफरेंस हो 2, और एक परफेक्ट स्क्वायर हो और एक मेरे बच्चे परफेक्ट क्यूब हो। तो आप सबसे पहले क्या करिए, परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट बनाइए। 1, 4, 9, 16, 25, 25 का 5, 6, 36, 7 का 49, 8 का 64, 7 और 7 49, 8 और 64। और क्यूब की लिस्ट बनाएंगे तो 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ऐसे लिस्ट बनेंगे। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जो एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब और 2 का डिफरेंस है। तो इसमें 2 का डिफरेंस नहीं है, इससे तो है ही नहीं, इससे भी 2 का डिफरेंस नहीं है, इसमें भी ना 2 का डिफरेंस है। 25 और 27 में 2 का डिफरेंस सेट हो रहा है। इसका मतलब ये हर हाल में 25 रहा होगा। तो मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू 25 रही होगी और ये वाली वैल्यू हर हाल में 27 रही होगी। 25 और 27 रही होगी, ये वर्ग है और ये परफेक्ट क्यूब है। तो आज उम्र कितनी है, तो एक साल बाद 27 है, तो इसका मतलब आज इसकी उम्र जो होगी वो होगी 26 साल, बिल्कुल ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर ही मस्ट वेट फॉर हिज एज। तो कहता है उसे कम से कम कितनी उम्र का इंतजार करना होगा कि उसका जो नंबर है वो क्यूब बन जाए, क्या बन जाए, घन बन जाए। कहता है इसे कितने साल का इंतजार और करना होगा कि इसकी जो उम्र है वो एक क्या बन जाए, इज बिकम परफेक्ट क्यूब ऑफ ए नंबर। कहता है किसी संख्या का पूर्ण घन बन जाए। तो भाई ये बताओ 27 के बाद परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, 27 के बाद परफेक्ट क्यूब होता है 64। तो भाई आज 26 साल का है, 64 साल होने में कितने साल और लगाने होंगे, 38 साल। तो इसका मतलब 38 साल बाद वो वक्त आएगा जब उसकी उम्र किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल है। आइए, कहते हैं यार एक शहर में पहले 4 दिनों में औसत वर्षा इतनी की गई, अंतिम दिनों का वर्षा का अनुपात इतना था, 6 दिनों का औसत इतना है, तो 5वें दिन कितनी वर्षा हुई। देखो यार, सवाल में कह रहा है एक शहर में पहले 4 दिन, द एवरेज रेनफॉल इन ए सिटी फॉर फर्स्ट 4 डेज। तो पहले 4 दिन जो मेरे बच्चे एवरेज रेनफॉल था वो था 0.4। पांचवें और छठे यानी आखिरी 2 दिन जो रेनफॉल था उसके बारे में हमें बात करना है। 6 दिनों का औसत 0.5 था, यानी सभी 6 दिनों का औसत तापमान 0.50। और कहता है अंतिम 2 दिनों में वर्षा का अनुपात 4:3 था। यहाँ 4 था तो यहाँ 3 था, यानी अगर यहाँ 4 इंच हुई तो यहाँ 3 इंच हुई, ऐसी बात कह रहा है।
अब मुझे यहां ये देखना है, ये तो बेसिक टाइप है कि भाई होना चाहिए एवरेज 0.5 है, 0.4, तो कितने की कमी? 0.1 की कमी। कितनों पे? 1 2 3 4 पे। तो हम कहेंगे -0.4 की कमी। तो अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, तो यहाँ 0.4 का इंप्रूवमेंट होगा। कितनों पे जी? एक और एक दो आंकड़ों पे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका औसत 0.2 ज्यादा होगा। तो ये 50 है तो इनका औसत होगा 0.7। यानी इन दोनों का औसत तापमान जो आएगा वो 0.70 है। बहुत सारे लोग यही गलती करेंगे और इस बात को समझेंगे। ध्यान देना, इन दोनों दिनों का औसत तापमान है मेरे बच्चे 0.70। अगर आप समझ पाए हैं तो कहानी को आगे लेकर चलते हैं कि मेरे बेटा अगर इनका औसत तापमान है इतना, इट इज नॉट टोटल टेम्परेचर, इट इज एवरेज टेम्परेचर। तो मेरा सवाल ये है आप सभी से कि इन दोनों दिनों का औसत 0.70 है, तो टोटल कितना होगा? तो 2 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 1.40। बिल्कुल ठीक है। तो इन 1.40 में पांचवा दिन था, फिफ्थ डे था, और ये सिक्स डे था। तो जो फिफ्थ डे है मेरे बच्चे और सिक्स डे है, इनके अनुपात जो है वो 4:3 है। तो इसको बांटेंगे तो 4 और 3 7, 7 दूनी 14, ही नहीं 0.2, तो गुना करेंगे 0.2 से तो यह आएगा 0.8 और यह आएगा 0.6। तो पांचवें दिन का होगा 0.8, यानी ऑप्शन सी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9% इज 50 किलोग्राम। मान लीजिए 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम। 9 मेंबर है, इनका कहता है औसत वजन 50 किलोग्राम। 9 लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लोगों का औसत वजन है मेरे बच्चे 50 किलोग्राम। अब कह रहा है यार पहले 5 आदमियों की अगर हम बात करें, तो पहले 5 आदमियों की बात करें तो औसत वजन है 45, और आखिरी 5 आदमियों की अगर हम बात करें तो औसत वजन है 55 किलो। तो सवाल में कह रहा है यार पांचवा आदमी पकड़ के बताओ और पांचवें आदमी की इनकम बताइए क्या हो गया। पांचवें आदमी की मेरे बच्चे सॉरी वजन बताइए क्या होगा, ये हमारा सवाल। तो मेरे बच्चे जैसा इसके पीछे वाला सवाल आपने देखा होगा, हमें ये देखना होता है ये औसत से कितना कम है? 5। तो 5 की कमी 5 पे, यानी ये वाला डाटा 25 कम है। ये कितना ज्यादा है? 5। कितनों पे जी? 5 पे। तो यहां कितने की वृद्धि? 25 की। तो 25 ज्यादा 25 कम, इसका मतलब ये तो डिफरेंस जीरो आ गया। अगर डिफरेंस जीरो आ गया तो इसका मतलब ये जो आंकड़ा होगा ये औसत के बराबर ही होगा। यानी जो पांचवा आंकड़ा है वो कुछ और नहीं मेरे बच्चे, 50 ही किलो हो। देखिए मेरे भाई, पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, जबकि पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। यदि पी क्यू आर एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटना चाहिए? देखिए मेरे बच्चे, यहां एफिशिएंसी की बात हो रही है। सवाल में कह रहा है कि पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू। पी क्यू से 3 गुना तेज है, यानी इसकी एफिशिएंसी 1 तो इसकी एफिशिएंसी 3। और सवाल में कह रहा है जबकि पी और क्यू मिलके जो काम करते हैं वो 4 टाइम फास्ट है एज आर, आर से 4 गुना तेज है। तो दोनों मिल जाते हैं तो 4 यूनिट काम करते हैं, और इससे 4 गुना तेज है, तो मतलब ये कितना रहा होगा? 1। तो ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो। और जिस अनुपात में आपकी एफिशिएंसी होती है उसी अनुपात में मजदूरी बांटते हैं अगर काम लगातार मिलके किया हो, मतलब एक साथ काम स्टार्ट किया हो। तो आंसर आ जाएगा 3-1-1 मेरे बच्चे, करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक मालगाड़ी है, दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली है। दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली। 2 घंटे बाद, कहता है इसके 2 घंटे बाद मेरे बच्चे एक एक्सप्रेस ट्रेन निकली जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। कहता है दोनों ही सेम ट्रैक पे चल रही है, यानी उसी ट्रैक पे ये चल रही, उसी ट्रैक पे ये चल रही। ये रेल की पटरियां इसी पे दोनों चलने लगी।
तो कह रहा है यार ये बताओ कि दिल्ली से कितनी दूरी पर जाके दोनों ट्रेनों की मुलाकात होगी। तो ये चोर पुलिस वाला हो गया, ये समझो चोर है ये पुलिस है। तो जब तक पुलिस को पता चला तब तक चोर अकेला भागता रहा। कितनी देर? 2 घंटे। तो 40 की स्पीड से 2 घंटे अकेला भागता रहा। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक चोर ऑलरेडी इतना आगे जा चुका था। अब पुलिस भागेगी किस स्पीड से जी? रिलेटिव स्पीड। तो 60 में 40 गया 20। 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद एक्सप्रेस ट्रेन लोकल ट्रेन को या मालगाड़ी को पकड़ लेगी। तो 1 घंटे में 60 चलती है, तो 4 घंटे में कितना चल देगी? 240 किलोमीटर। मतलब मेरे बच्चे आपकी जो स्पीड आएगी वो 240 किलोमीटर। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर। एक कमरे की दो दीवारों और छत एक बिंदु पी पर समकोण पर मिलते हैं। कहता है टू वॉल्स एंड ए सीलिंग ऑफ ए रूम met at a right angle at a point P. A fly is in the air 1 meter from one wall, 8 meter from the other wall, and 9 meter from the point P. How many meter is the fly from the ceiling? देखो यार, इसे थोड़ा बनाते तब पल्ले पड़ेगी बात। ये कोई मेरे भाई कोई कमरा होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब ध्यान देना भाई, आपको एग्जैक्ट एक बार चीजें समझ में आ गई ना, फिर खेल बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये मेरे बच्चे कोई क्यूबोइडिकल शेप का कमरा है। सवाल में कह रहा है कि कोई बिंदु है पी, ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है जी। एक कमरे की दो दीवारें, एक दीवार ये वाली है और एक दीवार ये वाली है। कहते हैं इन दो दीवारों और छत एक बिंदु पी पर समकोण पर मिलते हैं, ठीक है। एक मक्खी एक दीवार से 1 मीटर दूरी पर है, इस वाली दीवार से 1 मीटर दूरी पे यहां होगी, तो ये डिस्टेंस हो गई 1 मीटर, ठीक है। एक मक्खी एक दीवार से 1 मीटर और दूसरी दीवार से 8 मीटर की दूरी पर है, और ये वाली जो दीवार होगी ना, इस वाली समझो, ये वाली 1 मीटर ले लेते हैं और ये वाली 8 मीटर ले लेते हैं ताकि ठीक सा लगे। मेरी बात समझ गए? यानी कमरे की एक दीवार से 1 मीटर और दूसरी दीवार से 8 मीटर दूरी पर ये कोई बिंदु है, और बिंदु पी से 9 मीटर है, और कहता है ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये मेरे भाई है 9 मीटर। ये 9 मीटर की दूरी पर है, हवा में है। तो मक्खी छत से कितने मीटर की दूरी पर है? तो आपको ये बताना कि मक्खी छत से कितनी दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंस मक्खी की कितनी है, यानी छत से कितनी दूरी पे, ये मेरे बच्चे सवाल है। देखो यार, इसमें थोड़ा सा गहराई में समझाना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ये इतना हल्के पे समझ नहीं आएगा। आओ।
अब मेरे बच्चों करना क्या है, इस वाले क्यूब को समझो यहां सेट करना है किसी भी एक कोने पे। तो ये पूरा सेट नहीं होगा बल्कि आधे में आके सेट होगा। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझाना क्योंकि 3D फिगर है, और ये जो भुजा है ये हैंग क्यों हो रहा है वो। देखो शायद आप समझ पाए, ये मेरे बच्चे इसके मिडवे पे सेट हो रहा होगा, ये थोड़ा फिगर इस तरीके से सेट हो रहा होगा, इसके किसी एक कोने पे समझना। अब यहां से जो ये दूरी है ना, ये 8 दे रखी है, और उस वाली दीवार से ये जो दूरी दे रखी है, ये वाली दूरी 1 है, और ये जो डायगोनल है ना इसका, ये जो विकर्ण है इसका, ये वाला, ये डायगोनल मेरे बच्चे इसका दे रखा कितना 9। ऐसे सवाल कह रहा है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि क्यूबॉइड के अंदर एक क्यूबॉइड एक कोने में घुसा हुआ है। ठीक है, तो इस क्यूबॉइड की ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ होगी, और इसकी हाइट मान लेते हैं एक्स। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखोगे तो ये जो डायगोनल है ना, ये बेसिकली इस वाले क्यूबॉइड का डायगोनल है, छोटे वाले का। तो डायगोनल का फार्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग जमा 1 का वर्ग जमा एक्स का वर्ग बराबर होगा 9 का वर्ग। ये होगा मेरे बच्चे डायगोनल का फार्मूला। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे तो 9 का वर्ग हुआ 81, 8 का वर्ग 64 और एक 65 घटाएंगे तो 11 में 5 गया 6 और 7 में 6 गया 1, तो यह आया 16। तो x की वैल्यू आई 4। इसका मतलब जो छोटा क्यूब इसके अंदर बनेगा ना, इस क्यूब की डायमेंशन होगी 4, यानी इसकी हाइट होगी 4। तो यानी जो ये पक्षी है ये ऊंचाई से 4 मीटर नीचे उड़ रहा होगा, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ कि यार कितने मीटर नीचे उड़ रहा होगा। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 4 मीटर नीचे उड़ रहा होगा।